नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी और बाकी भी एचपीआरसी के आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है। इस सीरीज़ को हमने जो है वो अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, और हर एक टॉपिक को जो है वो हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अभी हम डिस्कशन को जो है क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द खजुराहो श्राइन्स रूलर्स आर डेडिकेटेड टू बिल्ट बाय चंदेला रूलर्स आर डेडिकेटेड टू। तो बोलते हैं कि खजुराहो मंदिर जो है, इनके खजुराहो मंदिरों के शासकों को जो है वो चंदेलों द्वारा निर्मित किया गया था और इनके लिए समर्पित हैं। तो बोलते हैं इन शासकों को ये समर्पित किया गया है, ये किस भगवान को जो है वो बेसिकली डेडिकेटेड है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चंदेलों के द्वारा बनाए गए ये खजुराहो टेम्पल जो है वो भगवान विष्णु और भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को जो है वो ये डेडिकेटेड है। अगर आप बात करते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, तो ये हिंदू धर्म और जैन धर्म में भी दिगंबर जैन टेम्पल जो है वो यहाँ पर जो है वो आते हैं। ये कौन से स्टेट में आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स? ये मध्य प्रदेश स्टेट में जो है वो आता है। ये जो है वो यूनेस्को की जो है वो हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो शामिल है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है ये शामिल है। और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको कब शामिल जो था वो किया गया था? इसको 1986 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। तो इतना सब तो बेसिक आप खजुराहो के बारे में जो है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक और चीज़ जो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ वो ये है यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की जो लिस्ट आती है उसमें 1986 में कुछ एक जो है वो मॉन्यूमेंट्स, कुछ एक स्थानों को जो है वो ऐड किया गया था, जैसे कि खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को ऐड किया गया था। जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक में आता है, उसको भी जो है 1986 में ही जो था वो ऐड किया गया था। और वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, उसको भी यूनेस्को की लिस्ट में 1986 में ही जो था वो ऐड किया गया था। और चर्चिज आती हैं गोवा की, चर्चिज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा जो है ये भी जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए 1986 में ही। तो 1986 में जो है वो टोटल जो है वो 4 ऐसी साइट्स हैं जो ऐड हुई। फतेहपुर सीकरी, हम्पी हो गया, खजुराहो हो गया और गोवा की चर्चिज हो गया। वो आपने नोट कर लेनी है एक साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं थ्रू विच एजुकेशनल रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बोलते हैं कि किस एजुकेशनल रिपोर्ट से जो था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो था वो अस्तित्व में आई थी। अब बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो अस्तित्व में आई। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो किस रिपोर्ट से जो था वो अस्तित्व में जो था वो आई थी? ये जो है वो वुड्स डिस्पैच कमीशन की रिपोर्ट से जो था वो अस्तित्व में जो था वो आई थी। वुड्स डिस्पैच कमीशन, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब ये वुड्स डिस्पैच कमीशन भी हम थोड़ा सा जो है वो जान लेंगे और आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा जानिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो 1857 में जो था वो स्थापित की गई थी, 1857 में। परंतु ये जो वुड्स डिस्पैच कमीशन था ये कब जो था वो आया था? ये वुड्स डिस्पैच कमीशन जो था वो पहले आ गया था। एजुकेशन से रिलेटेड ये वुड्स डिस्पैच कमीशन जो था वो हुआ करता था, और ये वुड्स डिस्पैच कमीशन जो था वो 1854 में जो था वो अस्तित्व में आया था। 1854 का ये कमीशन है। इस वुड्स डिस्पैच कमीशन से जो है वो इंडिया में जो मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखते हैं उसकी नींव जो था वो एक तरह से रखी गई थी। यहाँ पर जो है वो बाकी के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मॉकलेज माइन्यूट ये कमीशन जो है वो दिया गया है। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही एक एक्ट है, और कौन से ईयर का ये एक्ट है? तो ये 1835 का एक्ट जो है वो आता है। हंटर कमीशन भी जो था वो अपॉइंट किया गया था। हंटर कमीशन जो था वो कौन से ईयर में अपॉइंट जो था वो किया गया था? हंटर कमीशन 1882 का जो था वो था। 1882 का ये हंटर कमीशन जो है वो आता है। और यहाँ पर चार्टर एक्ट भी जो है वो दिया गया है। चार्टर एक्ट की अगर आप बात करते हैं कि ये कौन से ईयर का है, तो चार्टर एक्ट जो है वो जो मोस्ट कॉमनली पढ़ा जाता है वो 1813 का जो है वो पढ़ा जाता है, परंतु इससे पहले भी चार्टर एक्ट जो है वो आए हैं। जैसे कि चार्टर एक्ट जो है वो 1793 में भी जो था वो एक पास हुआ था। एक चार्टर एक्ट 1813 का हम पढ़ ही रहे हैं, एक 1833 का चार्टर एक्ट था, और एक जो था वो 1853 का जो था वो चार्टर एक्ट था। तो ये अलग अलग चार्टर एक्ट आपने ध्यान रखने हैं, 1813 का, 1833 का, 1853 का और 1793 का। तो चार्टर एक्ट हो गया आपका, वुड्स डिस्पैच कमीशन हो गया, हंटर कमीशन हो गया, मॉकले मिनट जो है वो हो गया। इन सब के बारे में पता चल गया आपको, इतनी जानकारी होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन देखो, जब टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वुड्स डिस्पैच जैसे कमीशन, यहाँ से हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो माइन किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में व्हेन कैन वन रिकॉर्ड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एयर। तो बोलते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर
जो एयर का है वो कब रिकॉर्ड जो है वो कर सकते हैं। देखिए हवा का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड कब किया जा सकता है, जस्ट बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले जो है वो हवा का जो है वो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डेली अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट डेली टेम्परेचर जो रिकॉर्ड टिपिकली किया जाता है वो जस्ट बिफोर सनराइज ही जो है वो किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जब सूर्य निकलने लगता है तो पृथ्वी गर्म होने लगती है, और ग्राउंड जब गर्म होने लगता है तो टेम्परेचर भी जो है वो राइज जो है वो कर जाता है। अब देखिए जब हम सनराइज की बात कर रहे हैं तो सनराइज और सनसेट इन दोनों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी जो है वो बनता है। जब आप सनराइज देखेंगे और सनसेट देखेंगे तो आपको जो है वो स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा। स्काई का कलर उस टाइम आपको रेडिश दिखाई देगा, रेड कलर का स्काई जो है वो दिखाई देगा। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछता है कि रेड कलर ऑफ स्काई क्यों जो है वो दिखाई देता है, किस फिनोमिनन के कारण जो है ये दिखाई देता है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है ये रेडिश कलर ऑफ स्काई जो है वो होता है सनराइज और सनसेट के दौरान। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। इतना सा आपको यहाँ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राजा रानी रोवर रॉकेट आर एसोसिएटेड विथ। तो राजा रानी रोवर और रॉकेट जो है वो किसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। क्या ये कावेरी के साथ हैं, क्या ये कृष्णा के साथ है, क्या ये श्रृंगेरी के साथ हैं, क्या ये जोग फॉल के साथ जुड़े हुए हैं। राजा रानी रोवर और रॉकेट जो है ये जुड़े हुए हैं जोग फॉल के साथ। जोग फॉल उसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किस तरह से ये टर्म इसके साथ जुड़ी हुई हैं जोग फॉल के साथ वो भी हम जानेंगे, और जोग फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी जानेंगे। राजा रानी और रोवर और रॉकेट, राजा रानी रोवर रॉकेट, ये जो है 4 तरह के जो है अलग अलग सेगमेंट हैं जोग फॉल के, जो कि मिलकर जो है वो फेमस जोग फॉल जो है वो बनाते हैं। जोग फॉल आता कहाँ पर है, तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में जो है वो आता है। बहुत बार तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जोग फॉल जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आता है, तो ये कर्नाटक स्टेट में जो है वो आता है। एक नया क्वेश्चन इसका आपने पढ़ा कि राजा रानी रोवर एंड रॉकेट जो है ये 4 अलग अलग सेगमेंट किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जोग फॉल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि ये जो जोग फॉल है ये किस नदी से क्रिएट किया जाता है, तो ये जो है वो सारावती नदी से जो है वो क्रिएट किया जाता है। सारावती रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। सारावती नदी से जो है ये क्रिएट होता है जोग फॉल। अगर हम इंडिया के वाटरफॉल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करना चाहें तो इंडिया के वाटरफॉल्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। जैसे कि जोग वाटरफॉल आपने पढ़ लिया, ये कर्नाटक में जो है वो आता है। इसके अलावा जो है वो एक और वाटरफॉल जो है वो आता है। इस वाटरफॉल का नाम है दूध सागर फॉल। ये जो दूध सागर फॉल है ये गोवा में जो है वो आता है। और वैसे ही जो है वो एक वाटरफॉल आता है कुंचिकल वाटरफॉल। ये जो कुंचिकल वाटरफॉल आता है ये कहाँ पर आता है, ये कर्नाटक में ही जो है वो आता है। और एक बरेही पानी वाटरफॉल भी आता है, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ। बरेही पानी वाटरफॉल जो है वो उड़ीसा स्टेट में जो है वो आता है। तो उड़ीसा का ये वाटरफॉल हो गया। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं वाटरफॉल की तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा आता है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो आता है साल्टो वाटरफॉल जो है वो आता है। साल्टो वाटरफॉल की ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है साल्टो एंजल वाटरफॉल। साल्टो एंजल वाटरफॉल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक है। इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द टर्म कैबिनेट इज मेंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कैबिनेट टर्म जो है वो कौन से आर्टिकल में जो है वो मेंशन जो है वो की गई है। तो कैबिनेट टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 में जो है वो मेंशन की गई है। आर्टिकल नंबर 352 में कैबिनेट टर्म मेंशन की गई है। कैबिनेट के बारे में भी जो है वो हम जानते हैं। 352 का भी तीसरा पैराग्राफ है जिसमें ये जो है मेंशन की गई है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल आते हैं, जैसे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 75 जो है वो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 75 किसकी बात करता है, ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली टू लोकसभा की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली जो है वो लोकसभा को जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो होंगे। वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल नंबर 74 भी जो है वो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 74 किसकी बात करता है,
ये बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिनको लीड किया जाता है वो जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो एड एंड एडवाइस दे सकते हैं किस तरह से काम जो है वो करना है। तो वो बात आर्टिकल नंबर 74 में की गई है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 123 भी जो है वो मेंशन किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 123 भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, खासकर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसे एलाइड एग्जाम में, एचएस एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्स में जो है ये पूछा गया। तो आर्टिकल नंबर 123 जो है वो किसकी बात करता है? ये बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू जो है वो कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस इशू करने की बात जो है ये करता है, ये आप ध्यान रखें, ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जा सकता है। ठीक है जी, ये सारे आर्टिकल आपने पढ़ लिए कि कौन सा आर्टिकल किसकी बात करता है, वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो आर्टिकल्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आर्टिकल नंबर 352 को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि आर्टिकल नंबर 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात जो है वो करता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल नंबर 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात भी जो है वो करता है, परंतु इसका आर्टिकल नंबर 352 में कैबिनेट टर्म भी मेंशन की गई है तीसरे पैराग्राफ में। तो नेशनल इमरजेंसी भी आर्टिकल नंबर 352 में ही जो है वो आती है, और दूसरा ये हमने जो पढ़ा कैबिनेट, ये भी 352(3) में आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT और JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि जो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको आप इंप्रूव कर सकें, क्योंकि जिन्होंने PGT का एग्जाम दिया और जब सिली मिस्टेक्स हुई एग्जाम में तो बाद में चलकर पता चला कि यार ये मौका हाथ से अब जा चुका है, अब ये हाथ में नहीं आएगा। TGT में भी वैसा ही है, आपके पास जो है लिमिटेड टाइम है और आपको जो है वो अच्छे से कवर करना है। अगर आप चाहते हैं सिलेबस का पार्ट B, C, D, E, F ये अच्छे से कवर हो जाए तो आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बोलते हैं कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो सबसे पहले बोलते हैं एडजर्नमेंट मीन्स द इंटरप्शन इन अ नॉर्मल बिजनेस ऑफ असेंबली। की एडजर्नमेंट जो होती है ना, बोलते हैं हाउस इट एडजर्न। तो बोलते हैं एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो नॉर्मल जो सेशन चला हुआ है, नॉर्मल जो बिजनेस चला हुआ है असेंबली का, वो इंटरप्ट कर दिया गया है। और दूसरे में बोलते हैं प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ द असेंबली। की प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि असेंबली खत्म हो गई है, उसकी एंड हो गया है उसका। आगे बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि एंड ऑफ असेंबली, इसका मतलब भी एंड ऑफ असेंबली ही क्या होता है। और आगे बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब बोलते हैं, इसका मतलब होता है एंड ऑफ सीजन ऑफ द असेंबली, की एंड ऑफ सेशन ऑफ द असेंबली, की असेंबली का सेशन जो है वो खत्म हो गया है। देखो यहाँ पर एडजर्नमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। बोलते हैं ना, स्पीकर बोलेंगे हाउस इज एडजर्न। एडजर्नमेंट का मतलब होता है जो सेशन है ना, असेंबली जो चली हुई है उसका बिजनेस जो चला हुआ है और नॉर्मल वे में इंटरप्ट किया गया है। तो पहली तो सही है। दूसरे में बोलते हैं प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन का मतलब क्या, एंड ऑफ द असेंबली होता है, या फिर प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन ऑफ द असेंबली। तो प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन ऑफ द असेंबली। ऑप्शन डी सही होगा, दूसरा जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। प्रोरोगेशन बोलते हैं इसका मतलब एंड ऑफ द असेंबली नहीं होता, इसका मतलब होता है एंड ऑफ सेशन ऑफ असेंबली। की सेशन जो चला हुआ है उसका जो है वो एंड हो गया। और आगे डिसोल्यूशन दिया गया है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ द असेंबली, की असेंबली एंड हो गई। अब देखो, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट में भी आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोरोगेशन होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो एंड ऑफ द सेशन ऑफ असेंबली होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो किया जाएगा, परंतु जो एडजर्नमेंट होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हाउस के होते हैं उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। हाउस इज एडजर्न बोलते हैं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे, और जो प्रोरोगेशन होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला जाएगा या फिर किया जाएगा। डिसोल्यूशन में भी आप ध्यान रखें कि डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा ही होती है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा को जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो डिसोल्यूशन में ध्यान रखना है कि डिसॉल्व जो होती है ना, डिसॉल्व सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ ड्रीम इन मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो बोलते हैं कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो सपने को लंबे समय तक याद रखने के लिए जो है वो सहायता करता है। देखिए, सपने को लंबे समय तक याद रखने के लिए जो है वो कौन सा विटामिन काम में आता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी जो है वो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो विटामिन
B6 की अगर आप बात करेंगे, विटामिन B6 जो है वो हेल्पफुल रहता है सपने को लंबे समय तक याद रखने के लिए, तो विटामिन B6 का आपको पता चल गया। इसके अलावा ये जो विटामिन B6 होता है ये हेल्प करता है आपकी जो ब्रेन होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ये जो है वो हेल्प करता है। विटामिन B6 जो है वो नर्व सिस्टम के लिए, जो नर्व सिस्टम है उसको भी ठीक रखने के लिए हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखने में जो है ये विटामिन B6 जो है वो हेल्प करता है। विटामिन B6 जो है वो इसके लिए जो है वो ये मिलेगा कहाँ से, कैसी चीज़ों से ये मिलता है, तो विटामिन B6 आमतौर पर जो है वो मेवों से मिल जाएगा, जो फोर्टिफाइड जो अनाज होता है वहाँ से मिल जाएगा, केले हो गए, मछली हो गया, मुर्गा हो गया, मांस हो गया, इन सब चीज़ों से जो है वो विटामिन B6 जो है वो मिल जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो इन सब में जो है वो विटामिन B6 पाया जाता है। पीनट हो गए आपके, सोयाबीन्स आपकी हो गई, इनमें भी जो है वो विटामिन B6 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन B6 इंपॉर्टेंट विटामिन है एक। अगर हम विटामिन की ही बात करते हैं तो रिवीजन थोड़ा सा करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर विटामिन ए दिया गया है, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनल है, विटामिन B1 का केमिकल नाम थायामीन है, विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का केमिकल नाम नाइसिन है, विटामिन B5 का केमिकल नाम पैंथोथेनिक एसिड है, विटामिन B6 का केमिकल नाम जो है वो पायरोडॉक्सिन है। जो B6 हम पढ़ रहे हैं इसका केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन आता है। विटामिन B12 आता है, इसका केमिकल नाम जो है कोवाल्बिन या फिर साइनोकोवाल्बिन भी इसको बोलते हैं। विटामिन B6 भी इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफिरोल है, और विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफिरोल है, विटामिन के का केमिकल नाम जो है वो फिलोकिनन है। तो ये सारे विटामिन जो है वो हमारे पास आते हैं, ये सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट विटामिन हैं, और हर एक विटामिन की अपनी इंपॉर्टेंस है। इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अलग अलग डिजीज़ जो है वो काउज होती हैं। किस तरह की डिजीज़ होती हैं? विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी, विटामिन बी से जो है वो स्कर्बी हो जाता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं। तो इस तरह की अलग अलग डिजीज़ जो है वो होती हैं अलग अलग विटामिन से। तो विटामिन की डिजीज़ भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट एंड प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो बोलते हैं कि कौन से हार्मोन से जो है वो जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है और उत्तेजना की भावना जो है वो पैदा होती है। तो हार्मोन भी अलग अलग आते हैं। अब एक हार्मोन ऐसा आता है जिससे जो है वो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थोड़ी एक्साइटमेंट जो है वो फील होगी। तो वो कौन सा हार्मोन है? वो जो है वो एड्रीनेलाइन हार्मोन जो है वो आता है। ऑप्शन सी एड्रीनेलाइन हार्मोन, ये इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम हार्मोन्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर हार्मोन के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया एड्रीनेलाइन हार्मोन का। देखो, प्लांट हार्मोन भी होते हैं, इंसान के अलग हार्मोन जो है वो होते हैं, तो उनके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो किस ग्लैंड के द्वारा जो है वो सेक्रेट जो है वो किए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक आती है, ये आपने ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आती है इसके द्वारा जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेक्रेट कर जो है वो रखे जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का ध्यान रखें। तो इंसुलिन हार्मोन को जो है वो, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन वैसे प्रोटीन में आती है, इसको पेप्टाइड हार्मोन भी जो है वो बोलते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये इंसुलिन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अब एक और बात बोलते हैं कौन सी ग्लैंड ऐसी है ह्यूमन बॉडी में जो रेगुलेट करती है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो ग्लैंड आती है ह्यूमन बॉडी में जो रेगुलेट करती है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, वो आती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है? वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो आती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई आपके पास। ये मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको जो जुड़ते हैं हार्मोन के साथ वो आपको रिवाइज करवा दिए यहाँ पर। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का लिटरेसी रेट पूछा गया है इंडिया का। देखिए, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट जो शेड्यूल्ड ट्राइब का आता है इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार वो 59% जो है वो आता है। 59% जो है ये आता है, और 2001 में ये 47.17% जो था वो हुआ करता था, और
2011 में इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली, इम्प्रूव होकर ये 59% जो है वो पहुंच चुका है। अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब के लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट भी जानना ज़रूरी है। शेड्यूल कास्ट का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था इंडिया में वो 66% था अप्रोक्सीमेटली, और 66% तो ये पूरे शेड्यूल कास्ट का था। पूरे अगर हम ओवरऑल ही अगर हम लिटरेसी रेट की बात कर लें कि ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया का क्या है, देखिए इंडिया का अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट देखते हैं तो वो 74% था। लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली 74% था पूरे इंडिया का। तो यहाँ पर आपने पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट देख लिया, आपने शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट देख लिया, आपने शेड्यूल ट्राइब का लिटरेसी रेट देख लिया। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, इंडिया में कहाँ पर जो है ये आता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है एक। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पर इन्होंने जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, और पेपर में जब भी टिक किए होंगे ये क्वेश्चन तो लगा होगा कि सही टिक कर आए हैं, परंतु जब बाद में आकर देखा होगा तो आंसर जो है वो गलत निकला होगा, क्योंकि यही सिली मिस्टेक्स जो है वो एग्ज़ाम में होती हैं, और इनको ही इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प जो है वो करेगी। हम बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, इसके बारे में आपको पता चल गया। कुछ एक ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर आती हैं, कि महाराष्ट्र में आती हैं। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में आती हैं। आगरा का फोर्ट कहाँ पर आता है, आगरा किला, ये उत्तर प्रदेश में आता है। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में आता है। सूर्य मंदिर कहाँ पर आता है, ये उड़ीसा में आता है। महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो तमिलनाडु में जो है वो आते हैं। और इसी तरह जो है वो जो फतेहपुर सिकरी हमने ऊपर पढ़ लिया है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो आता है। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर आती हैं, वो महाराष्ट्र में जो है वो आती है। सुंदरबन नेशनल पार्क बड़ा आसान है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो आता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर आता है, हुमायूं टॉम्ब जिसको बोलते हैं वो दिल्ली में आता है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में आती है, और कुतुब मीनार के अलावा भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में जो है वो आती हैं, वो आपने ध्यान रखना है। जंतर मंतर एक जयपुर में आता है, जयपुर राजस्थान में जो है जंतर मंतर जो है वो आता है। रानी की बाव को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है, और 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल हुई थी। गुजरात में रानी की बाव जो है वो आती है। 2014 की जब बात हो ही रही है तो 2014 में हमारा ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो भी जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था। धौलावीरा गुजरात में आता है। शांति निकेतन जो है वो इसको 2023 में जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, ये वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। होयसाला के जो टेम्पल थे ये 2023 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए, ये कर्नाटक में जो है वो आते हैं। और उसी तरह असम में भी जो है वो अहोम डायनेस्टी के जो है वो मोइदाम्स थे, इनको भी जो है वो शामिल किया गया। ये मोइदाम्स जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, असम में आते हैं, अहोम डायनेस्टी के हैं। 2024 में यूनेस्को की लिस्ट में ये शामिल हुए। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं और कुछ एक तमिलनाडु स्टेट में आते हैं, वो भी यूनेस्को की लिस्ट में 2025 में शामिल हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोलते हैं सी एंटीसिपेट्स द रिपोर्ट डन बाय सैटरडे। तो बोलते हैं सी एंटीसिपेट्स हैविंग द रिपोर्ट्स डन बाय सैटरडे। हैविंग इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है एंटोनियम आपको बताना है। एंटोनियम का मतलब है अपोजिट मीनिंग जो है वो आपको बताना है किसका, डेंटी का अपोजिट मीनिंग जो है वो आपको बताना है। पहले पता होना चाहिए कि ये डेंटी होता क्या है। डेंटी होता है सुंदर डेंटी जो है वो होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एक्सक्यूसिट, यहाँ पर दिया गया है एक्सक्यूसिट का मतलब भी जो है वो सुंदर ही होता है। उत्कृष्ट, अति सुंदर इसको जो है वो बोलते हैं। ग्रेसफुल का मतलब भी सुंदरता से ही रिलेटेड हुआ, और क्यूट का मतलब भी सुंदरता से रिलेटेड ही हुआ, परंतु क्रूड जो है वो सुंदर नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है थोड़ा अस्पष्ट सा, अशिष्ट सा थोड़ा हो गया, थोड़ा आप यूँ कह लेंगे कि कच्चा सा थोड़ा हो गया, इस तरह से क्रूड होता है। ये पता चल गया। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम द लास्ट स्ट्रॉ। तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, लास्ट स्ट्रॉ एक इडियम है, इसका मतलब होता है द फाइनल इवेंट इन अ सीरीज ऑफ
एक्सेप्टेबल एक्शंस, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फाइनल इवेंट किसी भी सीरीज में जो एक अनएक्सेप्टेबल सा एक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर हम थोड़ा और आसानी से इसको समझें, सीमा से बाहर जाकर कोई एक्शन, इस तरह से आप बोल सकते हैं, सीमा से बाहर जाकर कोई एक्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर भी ईडियम दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब बड़े ही बेसिक से उसने स्टार्ट किया था। बोलते हैं कि ही स्टार्ट हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, कि उसने बड़े ही बिगनिंग से, बड़े ही शुरू से जो है वो बड़े ही नए सिरे से जो है उसने सब कुछ स्टार्ट किया और फिर भी कामयाबी तक वो पहुंच गया। आगे बोलते हैं क्लोज मीनिंग आपको बताना है न्यूबुलस का। तो न्यूबुलस होता क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूबुलस आखिर होता क्या है। तो न्यूबुलस की अगर हम बात करेंगे कि न्यूबुलस होता क्या है, न्यूबुलस का मतलब है अस्पष्ट, मतलब वो जो है वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, धुंधला जैसा जो है वो है। अब इसमें कन्फ्यूज्ड है, वेग है, इंडिसेंट है और ग्लोइंग है। कन्फ्यूज्ड नहीं होगा इसका, वेग होता है अस्पष्ट सा, तो वेग इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इंडिसेंट का क्या मतलब होता है जो ऑप्शन में दिया गया है, तो इंडिसेंट की बात करेंगे तो ये होता है अभद्र, अश्लील आप बोल सकते हैं इसको। और ग्लोइंग का आपको पता ही है कि ग्लोइंग का मतलब क्या होगा, ग्लोइंग का मतलब चमकीला सा हो गया थोड़ा, ये इसका मतलब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ ₹20 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज। तो बोलते हैं महात्मा जो गांधी सीरीज के जो नए नोट चले हैं उसमें जो 20 रुपए का नोट है उसके बैक में जो है वो कौन सी इमेज होती है, वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में हमने ये पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था डिटेल से। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू very much for watching and listening it very patiently.